हर महीने की पहली तारीख को सैलरी क्रेडिट हो जाती है, लेकिन 80% इंडियंस के केस में मंथ एंड होने से पहले ही उनकी पूरी सैलरी एग्जॉस्ट हो जाती है, विच मींस एसेंशियली दे आर लिविंग पे चेक टू पे चेक। मेरा नाम है अमित और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको अपनी सैलरी की एलोकेशन कैसे करनी चाहिए बेसिस माई एक्सपीरियंस ऑफ 2 decades ऑफ मैनेजिंग माई पर्सनल फाइनेंसेस। एंड आई होप कि आपको इस इंफॉर्मेशन से अपने फाइनेंसेस मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप से, जो कि है आइडेंटिफाइंग योर फाइनेंशियल बेंचमार्क। मेरे एक दोस्त की नई नई शादी हुई थी और उसने 40,000 की वॉशिंग मशीन क्रेडिट कार्ड से खरीदी, जिसके ऊपर उसको 15% का कैशबैक मिला। मुझे उसने ये डील बताई कि देखो अमित, मुझे वॉशिंग मशीन सिर्फ 34,000 की पड़ी है। 2 महीने बाद जब उसका कैशबैक आया तो उसने जो 6,000 का कैशबैक का अमाउंट था उसके अगेंस्ट Amazon पे जाके कुछ डेकोरेटिव आइटम्स खरीद डाले। तो क्या एक्चुअली में उसे वॉशिंग मशीन 34,000 में पड़ी? देखिए, ये जो 6,000 रुपीज का अमाउंट है ये भी हमारी रेगुलर इनकम की तरह ही है, लेकिन हम इसे ड्यू टू साइकोलॉजिकल रीजंस एक बोनस की तरह ट्रीट करने लगते हैं। जब भी हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं एकदम से लोगों की बत्ती गुल होनी शुरू हो जाती है। सबको 100% कॉन्फिडेंस होता है कि हमें मालूम है कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। और जब भी मैंने पूछा है कि क्या आपने कभी अपने मंथली एक्सपेंसेस को कहीं पे लिखा है, तो जवाब आता है सब यहाँ पे स्टोर्ड है जी। अब इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, एक एक्सेल शीट ओपन करें और वहां पे अपने सभी एक्सपेंसेस को नोट करना शुरू कर दे। हाउस रेंट, कार EMI, बिरयानी, लस्सी, सब कुछ। मैं लास्ट 12 ईयर्स से अपने सभी एक्सपेंसेस को एक्सेल शीट में नोट करता आ रहा हूं और इससे फायदा ये हुआ है कि मुझे ये क्लियर हो गया कि मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से मेरे टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं। अब इन एक्सपेंसेस को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। मेरे मैंडेटरी मंथली एक्सपेंसेस जैसे कि खाना, रहना, कम्यूट करना, बच्चों की फीस एटसेट्रा, और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस जैसे कि यूट्यूब प्रीमियम, नेटफ्लिक्स, स्विगी, जोमेटो या फिर फिश फूड। अब जो आपके मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं आइडियली ये 40% ऑफ इन हैंड इनकम से कम होने चाहिए, लेकिन 60% से ज्यादा तो होने ही नहीं चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी वेयर यू आर लिविंग। अगर इसमें फर्दर एक्सपेंसेस की बात करें तो रेंट या होम EMI सबसे ज्यादा इसका कंट्रीब्यूट करते हैं। इसकी वैल्यू आइडियली 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आता है खाना पकाना। आइडली फूड और ग्रोसरी एक्सपेंसेस 15% से 20% के बीच होने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर साइज ऑफ फैमिली। और लास्ट आते हैं यूटिलिटीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ब्रॉडबैंड, मोबाइल एटसेट्रा। इनका मैक्सिमम एक्सपेंस 5% से 10% तक होना चाहिए। ये नंबर्स आपके फाइनेंशियल बेंचमार्क के हैं, जिसके हिसाब से आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस करने चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए इसे ओवरऑल अपनी इनकम के 60% के थ्रेशोल्ड से नीचे रखने की। अगर आपके एक्सपेंसेस इससे ज्यादा जा रहे हैं तो आपको इन्हें रिव्यू करना चाहिए, जैसे कि क्या आपकी फैमिली की जरूरत रियली एक 4 BHK की है या क्या आपको अभी भी डिज्नी हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन चाहिए। और ये रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेक्स्ट स्टेप और स्टेप 5 के लिए। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे लाइफ काफी सिंपल थी। एक फ्रिज होता था, एक टीवी था, एक कूलर था, लेकिन आज हमारे पास मल्टीपल गैजेट्स हैं जैसे कि लैपटॉप, आईपैड। घर में हर किसी के पास मोबाइल है, मल्टीपल AC हैं और इसके कारण कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खराब होता ही रहता है। यानी इन सब के साथ आते हैं हमारे अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस। और अगर गैजेट्स के अलावा बात करूं तो कभी बच्चों की पिकनिक है, कभी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी है, तो कभी कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, नहीं तो किसी ना किसी बच्चे के बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन। मतलब हर आए दिन कोई ना कोई नया खर्चा लगा रहता है और इन खर्चों के कारण हमें पड़ता है फाइनेंशियल स्ट्रेस। इसका मेन रीजन है कि हम इन एक्सपेंसेस को ना तो अपने एसेंशियल में काउंट करते हैं और ना ही डिस्क्रिशनरी में, और इसलिए जब भी ऐसा कोई एक्सपेंस आता है हमें लगता है कि अब क्या करेंगे। अब इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आप खटाखट फंड नाम से एक अकाउंट खोलिए, ऐसे बैंक में जहां सेविंग्स अकाउंट पर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिले। अब जब भी कोई अनप्लैन्ड एक्सपेंस हो तो आपको ये स्ट्रेस नहीं होगा एटलीस्ट कि मुझे कोई FD तोड़नी है या मुझे किसी से लोन लेना पड़ सकता है। आपको ये मालूम रहेगा कि ये पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है और इसका आपको बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बेनिफिट होगा, जिसका मतलब कि आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा। इस फंड को बनाने के लिए आप अपने 1 महीने के टोटल एक्सपेंसेस जो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट करे थे उसको आप इस खटाखट फंड अकाउंट में सेव कर दीजिए। अब इससे पहले कि हम स्टेप 3 पर जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि फ्यूचर में भी आपको इन्फॉर्मेटिव पर्सनल फाइनेंस वीडियोस देखने को मिले। अब चलते हैं अपने स्टेप 3 पे। इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, BNPL यानी बाय नाउ एंड पे लेटर। और इसे पॉपुलर किया है सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स ने। लेकिन BNPL का फायदा तभी है जब आप अपने प्रोडक्ट्स की कीमत से ज्यादा वैल्यू पे ना करें। आज की डेट में हम BNPL से फर्नीचर, घर, कपड़े, फोन ऑलमोस्ट सब कुछ खरीदते हैं, लेकिन अगर आप इन लोन्स को टाइमली पे ऑफ नहीं कर रहे तो आपको लॉस होता है, जो कि कुछ केसेस में काफी बड़ा होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख का iPhone Pro मॉडल खरीदा है अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके। क्रेडिट कार्ड पे आपको 50 डेज का टाइम पीरियड मिलता है इस पर्टिकुलर अमाउंट को पे ऑफ करने के लिए, लेकिन
अगर आपने इसकी पेमेंट टाइमली नहीं करी तो आपको 36% से 42% का इंटरेस्ट चार्ज होता है। यानी कि 1 साल के लिए इसे डिले करने पर आपको आईफोन 1 लाख रुपीस का नहीं 1,36,000 का पड़ेगा, प्रोसेसिंग और लेट पेमेंट फीस एक्स्ट्रा। सो अपने पैसों को सेव या इन्वेस्ट करने से पहले आपका फोकस होना चाहिए अपने उन लोन्स को पे ऑफ करने का जिनके इंटरेस्ट रेट कंसिडरेबली हाई हैं। अब ये बात थोड़ी सी अटपटी लग सकती है कि एक तरफ हम कहते हैं कि पैसे को सेव करके वेल्थ बिल्ड करो, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि सेविंग्स को यूज करो, तो एक्चुअली में क्या करना सही है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आपने 1 लाख रुपीस को इन्वेस्ट किया हुआ है 8% के रेट ऑफ रिटर्न पर, तो 1 ईयर के बाद में आपका टोटल अमाउंट जो होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 1,08,000 रुपीस। यानी आपको 28,000 का नेट लॉस होगा अगर आप उस 1 लाख रुपीस से अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए स्टेप 1 है कि अपने सारे आउटस्टैंडिंग लोन्स, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स को एक जगह लिख दीजिए और यहाँ पे हमारा फोकस उन लोन्स पर रहेगा जहाँ इंटरेस्ट रेट 7 से लेके 8% से ज्यादा है। इनको पे ऑफ करने के अब 2 आसान तरीके हैं। पहला है एवलांच मेथड और दूसरा है स्नोबॉल मेथड। एवलांच मेथड की पहले हम बात करते हैं। देखिए जो लिस्ट हमने स्टेप 1 में बनाई थी उस लिस्ट को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, यानी जिस लोन पे इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है उसे ऊपर लिखेंगे और जिस पे सबसे कम उसे सबसे नीचे लिखेंगे। अब आपको टॉप से स्टार्ट करना है और अपनी सेविंग्स को यूज करके इन लोन्स को एक एक करके पे ऑफ करना है, 1 लोन एट अ टाइम। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कभी कभार हमारा पहला लोन इतना बड़ा होता है कि हम उसे देखते ही सोचते हैं कि आखिर इसे पे कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 10 लाख रुपए का। कभी कभी हम एकदम से बड़े फिगर्स देख के साइकोलॉजिकल डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे केसेस में आप स्नोबॉल मेथड को यूज कर सकते हैं, जहां पे आप सबसे छोटे लोन को सबसे पहले पे ऑफ करते हैं ताकि आपको अपनी लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग में से एक लोन कम नजर आए। इससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोन्स को एक एक करके खत्म कर सकते हैं। एग्जांपल से दोनों को समझाता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास 5 लोन्स आउटस्टैंडिंग है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप एवलांच मेथड यूज करेंगे तो आप सबसे पहले उस लोन को पे ऑफ करने की कोशिश करेंगे जहां इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, तो आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट होगा ये। लेकिन अगर आप स्नोबॉल मेथड को फॉलो करेंगे तो आप सबसे पहले उस लोन को पे ऑफ करेंगे जिसका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा कम, और उस केस के अंदर आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट होगा ये। फाइनेंशियली एवलांच मेथड इज बेटर, साइकोलॉजिकली स्नोबॉल मेथड इज बेटर। पर्सनली मुझे एवलांच मेथड अच्छा लगता है, लेकिन आपको कौन सा मेथड बेटर लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन अल्टीमेटली जब आप एक बार लोन से फ्री हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सेविंग्स कैसे एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, जिसे मैंने कवर किया एक डेडिकेटेड वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जब हमने लोन्स को पे ऑफ करने की स्ट्रेटेजी बना दी है तो बात करते हैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की। इंडिया में 2 ऐसे पेंशन अकाउंट है जहां आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं और जिसके कारण आपका पैसा मल्टीफोल्ड ग्रो कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। इसमें आप अपनी तरफ से बेसिक का 12% कंट्रीब्यूट करते हैं और साथ में आपका एम्प्लॉयर भी 12% कंट्रीब्यूट करता है। प्लस इस पर आपको इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता है और साथ में आपका पूरा का पूरा पैसा मैच्योरिटी पे टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। ईपीएफ में सबसे बड़ा फायदा मिलता है कंपाउंडिंग से, क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो एक टाइम के बाद में आपको मिलने वाला इंटरेस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा आने लगता है एंड इंटरेस्ट मींस फ्री मनी। ईपीएफ के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी एम्प्लॉइज जानते ही हैं, लेकिन दूसरा पेंशन अकाउंट जो कि और भी ज्यादा अमेजिंग और फायदेमंद है वो है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी एनपीएस में कंट्रीब्यूशन मैंडेटरली हो ही रही है, लेकिन अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो अपनी कंपनी के एचआर से पूछकर कॉर्पोरेट एनपीएस में जरूर एनरोल करें। फायदे की अगर बात करें तो सबसे पहले प्राइवेट एम्प्लॉइज 10% ऑफ बेसिक तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पूरे पैसे पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेकेंडली आप इसमें 75% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स काफी अच्छी मिल सकती हैं। पर्सनली अगर मैं बात करूं तो लास्ट 11 ईयर से मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं और एज ऑफ टुडे मेरा रिटर्न 14% से ज्यादा है। लास्टली मैच्योरिटी के टाइम पे आप इसमें से 60% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं लम सम, जिसपे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आपको इसमें मिल रहा है ट्रिपल बेनिफिट। एनपीएस में हाई रिटर्न्स कैसे जनरेट करें इसके ऊपर मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं, तो अगर आप एनपीएस से अपनी रिटायरमेंट को प्लान करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप 5 की, जो कि है बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड। स्टेप 1 में हमने अपना फाइनेंशियल बेंचमार्क सेट किया था। ये वो अमाउंट था जो आपको मिनिमम चाहिए अपने घर के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। लेकिन क्या हो अगर अचानक से कोई मिस हैपनिंग हो जाए और आपकी इनकम स्टॉप हो जाए। अब ये इमरजेंसी फंड बनाने की स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए टिपिकली हम 3 मंथ वर्थ ऑफ एक्सपेंसेस को सेव करके इमरजेंसी फंड बिल्ड करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जॉब में हैं जहां ले ऑफ के ज्यादा चांसेस हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं,
तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप कम से कम 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड बनाएं। ध्यान रहे कि अचानक गोवा घूमने जाने का प्लान इमरजेंसी नहीं कहलाता है। लास्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, टाइम की। स्टेप 6 इज ऑल अबाउट ऑटोमेटिंग योर फाइनेंसेस। कुछ साल पहले तक जब भी मेरी सैलरी आती थी मेरे सैलरी अकाउंट में, तो मैं उसका एक पोर्शन दूसरे सेविंग अकाउंट में मूव इन कर देता था, जहां से मैं अपने सारे बिल्स और एक्सपेंसेस को पे करता था, और बाकी का अमाउंट एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मूव करता था, जहां से मैं म्यूचुअल फंड्स, एनपीएस, पीपीएफ इन सब की इन्वेस्टमेंट करता था। लेकिन इसमें मेरा बहुत सारा टाइम जाता था, एंड वी ऑल नो दैट टाइम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कमोडिटी इन दिस वर्ल्ड। विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने अपने ये सारे के सारे काम अब ऑटोमेटेड कर दिए हैं। सबसे पहले हर मंथ की फर्स्ट के लिए मैंने 2 स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस डाल दी हैं। फर्स्ट, मेरे सैलरी अकाउंट से मेरे एक्सपेंस वाले सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है, दैट अमाउंट बीइंग इक्वल टू माय फाइनेंशियल बेंचमार्क। सेकंड, मेरे सैलरी अकाउंट से मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो जाता है, जहां से म्यूचुअल फंड की एसआईपी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है। नेक्स्ट, मैंने अपने सारे बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मोबाइल, ब्रॉडबैंड एटसेट्रा, इन सभी को क्रेडिट कार्ड से ऑटो पे पर लगा दिया है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के मुझे 2 फायदे मिलते हैं। फर्स्ट, 50 डेज तक का ग्रेस पीरियड मिलता है, और सेकंड, रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं, विच इज एसेंशियली इक्वल टू फ्री मनी। फिर मैंने इस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को भी ऑटोमेटिक सेटअप कर दिया है, और हर मंथ की 15th को मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड का बिल पे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट करने का मतलब है आपके क्रेडिट स्कोर में भारी गिरावट। हर 6 मंथ्स के बाद में मैं अपने सैलरी अकाउंट के बैलेंस को रिव्यू करता हूँ, और मेरे खटाखट अकाउंट या फिर इमरजेंसी फंड में से अगर मैंने कोई विड्रॉल किया है तो सबसे पहले उसे वापस फुल करता हूँ। उसके बाद कुछ पैसा अपनी वांट्स पे खर्च करता हूँ, क्योंकि पैसे अर्न करने का पर्पस अल्टीमेटली तो उसे स्पेंड करना ही है ना। और उसके बाद जो अमाउंट बच जाता है तो उसका कुछ पोर्शन मैं न्यू एज इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बिटकॉइन, P2P लेंडिंग में इन्वेस्ट करके वहां से कुछ लर्निंग्स लेता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कोई गाइडेंस मिली है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरा नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, जहां मैंने बताया है कि क्यों आपकी वेल्थ पहले 1 करोड़ के बाद में एकदम से बढ़ जाती है। जल्दी आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते हैं, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।